Assalamualaikum. Welcome to Physics MDCAT ECAT classes. My name is Mohammad Munib Naeem. Today is our lecture 8. Before we start, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और वीडियोस को लाइक किया, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत मोटिवेशन होती है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह ही जो है सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह जो है अच्छी और जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस बनाता रहूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट की तरफ जाते हैं। तो लास्ट हमने लेक्चर्स में जो है वो MCQs नंबर 87 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे MCQs नंबर 88 से। तो जो है अगर आप लोग को मेरे चैनल यहाँ पे वीडियोस अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो काइंडली मुझे कमेंट पे जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं जब भी जैसा मुझे मौका होता है मैं उसको देखता हूँ और आप लोगों को मैं उसका आंसर दूँगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Number 88, on loading the prong of tuning form with wax its frequency। देखें, आपके पास बड़ी सिंपल सी बात है। ट्यूनिंग फोक जो हमारे पास होता है, जिसे हम प्रॉन्ग कहते हैं, ठीक है, जो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी का होता है, अगर उसको हम लोड कर दें, उस पर कुछ वैक्स वगैरह लगा दें, तो जिसकी वजह से क्या हो, जब उसको हम वाइब्रेट करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें क्या आ गया, मास बढ़ गया है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा। द नॉर्मल एयर इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। तो नॉर्मल एयर जो है आपको पता है वो, देखिए पहले तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या, जो नॉर्मल एयर जो होंगे हमारे पास वो कितने हैं, वो 2000 से 4000 हर्ट्ज के दरमियान। जी नॉर्मल वो है एयर जो मोस्ट सेंसिटिव इन दी फ्रीक्वेंसी रेंज। ये जो नॉर्मल एयर की जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 2000 से 4000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, अच्छा नंबर 90, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल देन इट्स वेलोसिटी एट 0 डिग्री एट टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी आपके सामने क्या है, बिल्कुल वही रिलेशन जो हमने ये क्वेश्चन पिछली लेक्चर में भी हमने कवर किया, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहा है आपको, मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल। जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। इट्स वेलोसिटी अगर डबल हो तो इट्स वेलोसिटी एट 0 डिग्री एट टेम्परेचर, 0 डिग्री पर जो वेलोसिटी थी उससे डबल हो रही है वेलोसिटी। क्या उस डबल वेलोसिटी का टेम्परेचर क्या होगा। तो आपके पास जो हमने यहाँ पर एक जो फाइंड करा है उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने वही फॉर्मूला कौन सा वाला है भाई, V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1 अपॉन T2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। तो अच्छा V1 सेम है, V2 क्या है भाई, डबल हो रही है। तो डबल किससे हो रही है, अपनी ओरिजिनल से साउंड से, तो V1 से डबल हो रही है। T1 टेम्परेचर आपको कितना है, स्टैंडर्ड है 273 है। T2 आपको मालूम करना है। ठीक है, और स्टैंडर्ड मतलब 273 0 डिग्री पर है। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा हमारे पास 1/2 रह जाएगा। ठीक है, अच्छा जी दूसरी बात, और फिर हमारे पास जो है वो 273, इसको साथ साथ क्या कर ले, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं अगर हम साथ साथ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये 1/4 हो गया, या फिर स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। 273 डिवाइड बाय T2। फिर आप क्या करेंगे, इसे वहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसे यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो T2 इज इक्वल्स टू 273 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, ठीक है, आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे T2 जो निकाला है आपने, जो भी आंसर आएगा आप उससे -273 करेंगे। -273 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपको यह केल्विन में आपका आंसर आएगा, और जो क्वेश्चन में आपको आंसर दिया हुआ है वो किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या है, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 819 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये पिछले क्लास में भी हम कवर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग का चेंज है, तो इस वजह से 819 डिग्री सेंटीग्रेड है। 91, लेप्लास फाउंड दैट alternate compression and rarefaction produced in sound waves follows that।
लेप्लास ने और न्यूटन में दोनों में क्या डिफरेंस था? न्यूटन ने आइसोथर्मल लॉ को जो है वो के ज़रिए से हमें स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड किया था। लेप्लास ने जो है वो कहा था और जो है वो आइसोथर्मल नहीं होगा, यहाँ पे एडियाबैटिक होगा। एडियाबैटिक क्या होता है? जिसमें ना हीट गेन होती है ना हीट लॉस होती है। ठीक है, तो एडियाबैटिक लॉ यहाँ पर जो है वो फॉलो करेगा। नंबर 92, द बीट्स फ्रीक्वेंसी सेंसिबल फॉर अ ह्यूमन एयर। तो ह्यूमन एयर के लिए जो बीट्स फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? वो 7 हर्ट्ज़ की है हमारे पास। ठीक है, ये याद रखिएगा। द बीट्स फ्रीक्वेंसी सेंसिबल फॉर ह्यूमन एयर के लिए जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 7 हर्ट्ज़ है। 93, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन ओपन पाइप इज डैश टाइम्स द फ्रीक्वेंसी इन क्लोज्ड पाइप। तो अभी आपको ऊपर बताया था मैंने, एफ ओपन इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ क्लोज्ड, ये फॉर्मूला था। तो यही चीज़ यहाँ पर क्या आ गई? अब तो 2 जो है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 2 टाइम्स है हमारे पास। द करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ डैश। देखिए करंट जो पास होता है उसके रीज़न क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कभी भी करंट पास नहीं होगा। 95, अ वायर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज सेड टू बी। एक वायर है जो बहुत ज़्यादा हाई जो है वैल्यू रखता है कंडक्टेंस की, यानी कि बहुत ज़्यादा करंट पास कराता है, तो इसका मतलब वो वेरी गुड कंडक्टर है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा करंट पास कराया तो इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो जितनी ज़्यादा कंडक्टेंस की वैल्यू होगी इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है बहुत ज़्यादा। ठीक है। नंबर 96, प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ गिवन बाय। देखिए प्रोडक्शन ऑफ हीट की जब बात की जाती है तो आपके सामने जो यहाँ पर है प्रोडक्शन ऑफ हीट, हमें एक लॉ जो दिया था वो क्या था? जूल्स लॉ। ठीक है, तो जूल्स लॉ क्या है हमारे पास? जिसमें हमने एक फाइंड किया था, कौन सा एक रिलेशन फाइंड किया था कि जब करंट जो है वो गुजर रहा होता है, करंट से पास वायर से पास हो रहा होता है, तो उस वायर के अंदर अपनी की रेजिस्टेंस होती है, यानी कि एटम्स होते हैं, और जो करंट के जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं, इनके दरमियान आपस में क्या होते हैं? जो है वो फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से जो है एक कोलिजन होती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिसे हम जूल्स ने जो है उस हीट को फाइंड कराया था, तो वो जूल्स इफेक्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। ठीक है। 97, 3 equal resistors connected in series with a source of EMF together। देखें क्वेश्चन समझिएगा, 3 इक्वल रजिस्टर्स हैं जो कनेक्टेड हैं सीरीज में। ठीक है, विद अ सोर्स ऑफ EMF टुगेदर, जो उसमें सोर्स लगी है वो EMF सबकी एक जैसी सोर्स है, एक ही सोर्स से कनेक्टेड है 3। डिसिपेट 10 वॉट ऑफ पावर ईच, और वहाँ पर जो पावर लग रही है वो कितनी है? 10 वॉट की। वॉट विल बी द पावर डिसिपेटेड इफ द सेम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पेयर। अब बताएं क्या पावर होगी? लेकिन रजिस्टर्स क्या है? पहले सीरीज में थे, अब किस में लगा दिए? पैरेलल में लगा दिए। तो अब पूछा ये बताइए अब क्या चेंज आएगा? तो पावर जो है वो कितनी होगी? पहले तो भाई हमें पावर जो मिल रही थी वो कितनी थी? तकरीबन 10 वॉट थी। अब कितनी पावर होगी तो वो बताना है पैरेलल में, लेकिन सोर्स क्या है? सेम है हमारे पास। तो आप जहाँ देखिएगा, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर जो है उसने पहले क्या कहा? 3 रजिस्टर्स हैं, जो क्या है पावर का जो फॉर्मूला है हमारे पास P = I V। ठीक है, वी कह लें या ई कह लें, एक ही बात है। वी मतलब वोल्ट है, ई मतलब EMF है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है। अच्छा, अब आपके सामने जो है रजिस्टर्स की बात की जा रही है, तो हम क्या कराएंगे? आई की जगह पुट कर देंगे E/R। ठीक है, और ये अपनी जगह पर ई है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? E²/R। ठीक है, ये हमारे क्या रिलेशन मिल गया हमें? ठीक है, पावर डिसिपेट का। ठीक है, अच्छा अब क्या है? आपको पावर पता है कितनी है? 10 है। रजिस्टर्स की यहाँ पर बात करें तो रजिस्टर्स यहाँ पे क्या है? रजिस्टर्स जो यहाँ पर है वो कितनी है? अगर मैं आपको रिलेशन बताऊं कैपेसिटर्स में और रजिस्टर्स में, तो आपके सामने क्या था भाई? रजिस्टर जो इक्विवेलेंट रजिस्टर निकलती है सीरीज़ में, इक्वल जो रजिस्टर निकलती है उसमें हम फॉर्मूला पुट करते हैं। कौन सा वाला भाई? सीरीज़ की हम बात करें, पहले सीरीज़ में कनेक्टेड है ना, तो सीरीज़ में कौन सा था हमारे पास? V = IR। तो आपको पता है करंट सेम रहता है, तो वोल्टेज चेंज होता है। V1 + V2 + V3। हमने इसकी मदद से रिलेशन फाइंड करा था, जो क्या निकला था हमारे पास? आई कॉमन था, कट गया था, तो सिर्फ क्या रह गया था हमारे पास? जो है R = R1 + R2 + R3। ये सीरीज़ का है। क्या फॉर्मूला था? R=R1 + R2 + R3। चैप्टर सेकेंड ईयर में चैप्टर 13 में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो जब तीनों इक्वल रजिस्टर्स होंगे तो आपका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 3R बनेगा।
ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पता है पावर कितनी है, 10 वॉट है हमारे पास। पावर कितनी है हमारे पास, 10 है यहाँ पर पावर। और आपका जो यहाँ पर रिलेशन मिला है ई स्क्वायर अपॉन 3R, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्या मिल गया, ये रिलेशन मिल गया। ये तो मैंने केस 1 की बात करी। किसकी बात करी है भाई, केस 1 की यहाँ पर बात करी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है वो केस 2 पे आता हूँ। और केस 2 क्या है मेरे पास यहाँ पर, तो केस 2 आपके सामने क्या है, उसने कहा है पावर बताइए। अब पावर किस में लेकर आ गए हम जो पावर है वो सॉरी, वो जो रजिस्टर्स है वो किस में कनेक्टेड हो गए हैं अब जो वो कनेक्टेड हो गए हैं पैरेलल में, ठीक है। तो वही फॉर्मूला बनेगा ई स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, अब जो यहाँ जो रजिस्टर इक्विवेलेंट रजिस्टर जो हम लेंगे वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा यहाँ पर आर अपॉन 3 इक्विवेलेंट, क्योंकि ये क्या है, ये पैरेलल में हमें रिलेशन क्या मिलता था, 1 आर इक्विवेलेंट जो है 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3। तो तीनों सेम है, तो 3 अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब हम सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, रेसिप्रोकल नहीं, यानी कि सिर्फ आर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हमने क्या निकालनी, पावर निकालनी है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इससे पहले जो ये रिलेशन था, ठीक है, इसमें क्या था, पी इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 3R, ठीक है। पावर की वैल्यू कितनी थी, 10, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, बल्कि मैं एक स्टेप को वापस लाता हूँ मैं, ठीक है। मैं अभी इसी स्टेप को करता हूँ मैं, यहाँ पे 3 जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो 10 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ई स्क्वायर अपॉन आर, ये आपको क्या मिल गया, ई स्क्वायर अपॉन आर 30 के बराबर है। अब हम जब पैरेलल की बात कर रहे थे तो यहाँ पर क्या आ रहा था हमारे पास, ई स्क्वायर अपॉन आर अपॉन 3, यही आ रहा था। अब मैं क्या करने लगा हूँ, देखिएगा 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में, तो इसे हम क्या करते हैं, पी इक्वल्स टू 3 ई स्क्वायर अपॉन आर। और ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू जो है वो क्या है, 30, ठीक है। तो मैं यहाँ पर P इज इक्वल्स टू 3, और ये जो ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू आपके सामने है, ये जो ई मैंने को ब्रैकेट में लगा दिया, इसकी वैल्यू आपके सामने जो मैं ऊपर निकाल चुका हूँ वो है 30। तो P इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाई 3, 90 वॉट आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने जो है वो वापस लेके जा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या आ गया, 90 वॉट इज़ दी करेक्ट आंसर है, यानी कि बी। 98 थर्मोकपल्स कन्वर्ट डैश, थर्मोकपल्स किसे कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मोकपल्स होते क्या हैं, तो पहले ये बात अपने ध्यान में रखिए, एक जो है सेंसिटिव थर्मोमीटर है जो वोल्टेज को जो है की मदद से जो है वो टेम्परेचर बताता है, ठीक है। थर्मोमीटर है ये हमारे पास ये, ठीक है। जब हम इसे बनाते कैसे हैं, दो डिफरेंट मेटल्स को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद जो डिफरेंट मेटल्स के वायर बनाते हैं उसे आपस में ज्वाइन करते हैं, फिर उसे हम हीट करें या उसे हम कोल्ड करें तो उसमें से जो है वो चार्जेस फ्लो होना शुरू होते हैं, जिसको हम लोग वॉल्ट मीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। वही चीज़ जो है वो हमें टेम्परेचर बताती है, फिर वहाँ से हम टेम्परेचर को वो जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं फिर, ठीक है। नंबर 99 जो हमारे पास आ रहा है, डायमेंशन ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस इस। देखो इलास्टिक, पहले तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला समझ लीजिए। तो मैं आपको बताऊं, डायमेंशन यहाँ पे निकालने की बात की जा रही है, तो जो है मैं आपके सामने जो है अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पे। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे स्ट्रेस है और प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट आएगा, जहाँ पे जो मॉडुलस है वो कौन सा है, यंग मॉडुलस, ठीक है। और स्ट्रेन STRAIN स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, स्ट्रेन जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस क्या है, बेसिकली स्ट्रेस कहते हैं फोर्स, क्योंकि स्ट्रेस मतलब जो है फोर्स
जो है वो दबाव, वो फोर्स स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है। स्ट्रेन मतलब क्या होता है, जो हम जितना भी एरिया है जो है वो जो जिस पे फोर्स लगाई जा रही है वो स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने जो फॉर्मूला बन जाएगा वो मॉडुलस इस इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन है ML T-2 डिवाइड बाय एरिया की डायमेंशन है L स्क्वायर। स्क्वायर से ये L कैंसिल हो जाएगा। यंग मॉडुलस जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, M, L ऊपर चला जाएगा तो L इन्वर्स हो जाएगा और T-2 हो जाएगा हमारे पास। मैं इसको दोबारा से सही करके लिख देता हूँ। तो ML-1 T-2। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, जो है वो डायमेंशन आपके पास जो आ गई वो ये आ गई है। ठीक है, -2 ML-1 T-2। ठीक है, ये डायमेंशन आपके पास निकल गई। चले दोबारा फिर हम अपने उस स्क्रीन पे जाते हैं। नंबर 100 की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग। Waves produced at the surface of water by a pencil executing vibrating motion if held vertically at a frequency of 50 Hz। देखें, जो वेव्स जो है वो अगर पेंसिल की देखें, जब भी हम वाटर में अगर पेंसिल के थ्रू या किसी स्टोन के थ्रू वेव जनरेट करता है तो वो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफ़र दोनों वेव जनरेट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्टिकली, तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेव प्रोड्यूस एट द सरफेस of water by a pencil executing vibrating motion if held vertically at a frequency of 50 Hz। तो याद रखिएगा बोथ A एंड C। ठीक है, A एंड C जो आपके पास जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि A मतलब लॉन्गिट्यूडनल है, C मतलब पीरियोडिक है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट हो रही हैं। ठीक है, और वो क्या है, पीरियोडिक भी होती है। तो बोथ A एंड C। तो आज हमारी जो वीडियो है उसको हम यहीं तक रोक लेते हैं। 30 MCQs हमने कवर्ड करे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी। ठीक है, पूरी कोशिश करिए मैंने आपको समझाने की। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो मैं फिर कह रहा हूँ, आप इसको मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये इसीलिए बनाया गया ताकि लोगों को इससे बेनिफिट हो। ठीक है, ताकि आप लोग जैसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो इससे जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाएं, क्योंकि MCAT ECAT में जो क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी के टेस्ट वगैरह में, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। हम उसके लिए बहुत ज़्यादा कोर्सेज करते हैं, जगह जगह जाते हैं। तो ये बेसिकली वो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। अगर वो शॉर्ट ट्रिक्स उसको अगर हम कैच कर ले तो हमारे लिए जितनी भी मुश्किल है वो सारी चीज़ आसान हो जाएंगी। बस क्या है, हमें अपने माइंड को उस ट्रिक के हिसाब से उस ट्रिक के लेवल पे लेके जाना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आज यहीं तक रख लेते हैं इंशाल्लाह। बाकी अगले लेक्चर में आपको फिर मज़ीद और MCQs को डिस्कस करेंगे हम लोग। अल्लाह हाफ़िज़।